हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जो ना देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि 9th क्लास का है। और ये सिर्फ 9th क्लास का नहीं, जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम के लिए VVI है। तो जितना भी कंपटीशन का कोई बच्चा सब है, ठीक है, या तुम्हारे जो ना बड़े भाई बड़े बहन, ठीक है ना, बड़ी बहन सॉरी, तो उस सबको जो है ये वीडियो शेयर करना ताकि वो जो ना पढ़े। नहीं तो उसको पता चलेगा कि कंपटीशन में ये सब होता है, लेकिन ये सब कहाँ होता है 9th क्लास में। कुछ ऐसा 6 का जो ना मतलब क्लास का है जो कि वो कंपटीशन में ही पढ़ता है। ऐसा लगता है कि ये तो कंपटीशन में ही मिलता है, लेकिन 6 क्लास में ये मानव कंकाल वो जाके पहली बार जाके पढ़ेगा जो ना कंपटीशन में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो जो ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट करें, किया कि नहीं? और उसमें देख लिए जो ना पदार्थ की अवस्था, अच्छे देख लिया क्या था चैप्टर 1 का जो ना नाम? हमारे प्रवेश के चारों ओर का पदार्थ, मतलब हमारे चारों ओर के पदार्थ या तो प्रवेश का पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ हम लोग देख लिए कि क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जो ना देखो, तो ध्यान से सुनते रहना, कोई जो ना आगे जाके फिर लिखना बाद में। ठीक है, देखो पदार्थ किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान सकते हैं पदार्थ के बारे में क्या होता है। फटाफट बोलो तो। पदार्थ हुआ होता है जो स्थान घेरता है। क्या सही है कि नहीं? जो स्थान घेरता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और जो कोई स्थान घेरे। हाँ देखो यही था रे, स्थान घेरता है। तो देखो तीसरा जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, द्रव्यमान व आयतन, तो ये सब जिसमें क्वालिटी होगा उसी को हम लोग कहेंगे पदार्थ। क्लियर है? तो दुनिया में जितना भी चीज़ दिख रहा है वो कुछ ना कुछ तो स्थान घेरता होगा, कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। तो यदि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है तो सब पदार्थ है। यहाँ तक कि आदमी भी पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। क्लियर है ना? यदि हम कहें तो ये मार्कर भी क्या है? पदार्थ। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ यदि हम देखें तो पदार्थ बताए थे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है, और उसका अंतिम कण क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु परमाणु पढ़ा करो घर में, है कि ना? पढ़ा करो। तो पदार्थ जो है ना, यदि इसका अंतिम कण देखें, पदार्थ का जो अंतिम कण मतलब सबसे छोटा है ना, अंतिम कण ये देखेंगे तो ये होता है परमाणु। क्या होता है? और ये बात किसने बताया था? किसने बताया? ये वीडियो खराब हो गया। ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि पदार्थ जो है ना जितना, हाँ, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और अंतिम कण कहलाता है परमाणु। क्लियर है? तो परमाणु सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन। ये है जो ना अंग्रेज या तो कहें विदेशी, लेकिन भारतीय यदि बोले तो महान ऋषि कनाद ने कहा था पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ये महान ऋषि कनाद है। तो ऋषि जो ना ऋषि कनाद ने बताए थे। ठीक है, तो देखो हम लोगों का जो ना जो बहुत सारा ग्रंथ वगैरह है वो सब अंग्रेज सब पढ़ा। ठीक है ना, और उसके बाद ये सब खोज किया, मतलब तो बहुत सारा चीज़ को चोरी कर दिया भारत से। ठीक है, भारत का नाम उजागर नहीं होने दिया, लेकिन अपना नाम कर दिया। ठीक है, तो आधुनिक रूप से यदि हम कहें परमाणु के बारे में बताया है तो जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने, तो ये याद रखना, जॉन डाल्टन ये आधुनिक रूप से बताए हैं। ठीक है, और ऋषि के नाथ जो सबसे पहले बताए हैं। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में जान चुके हैं। पदार्थ का हम लोग देख लिए थे जो ना प्रकार। ठीक है, पदार्थ का यदि हम देखें प्रकार, तो यदि हम प्रकार का बात करें तो पदार्थ कितने प्रकार में बटा हुआ है? सबसे पहले याद रखना, हाँ, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर है। दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर है। रासायनिक अवस्था के आधार पर है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में हम लोग देखे थे पदार्थ कितना तरह का? नहीं देखे थे। इस तरफ बोल के
अच्छा लगता है क्या? देखो भौतिक में बताए थे, एक तो ठोस, भौतिक में क्या देखे थे? ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बीआईसी लिख देते हैं सीधा, है ना? बीआईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 5 अवस्था हम लोग पढ़े। जनरली यदि मुख्यतः पूछे तो 3 अवस्था, मुख्यतः 3 अवस्था, लेकिन ये 2 अवस्था और बाद में जो खोजा गया, एक तो प्लाज्मा, दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा अत्यधिक गर्म, ठीक है ना, अत्यधिक ताप इसमें है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अत्यधिक ठंडा, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो जो ना यदि हम देखें भौतिक अवस्था पे, तो ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारे चारों ओर का जो पदार्थ है उसमें हम लोग देख लिए, पदार्थ का वर्गीकरण भी देख लिए थे, और टोटल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे, क्लियर। तो जो दूसरा चैप्टर बनाया वो रासायनिक आधार पे बना है, क्लियर है? किस आधार पे? रासायनिक आधार पे। तो रासायनिक आधार पर यदि हम चर्चा करें तो जो पदार्थ है वह जो ना कितना भाग में, यदि हम कहें 3 भाग में, लेकिन ऐसे यदि हम पदार्थ को रासायनिक अवस्था में बांटे तो 2 तरह का होता है ना, 2 तरह का, हाँ, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। लेकिन यदि हम रासायनिक आधार पर देखते हैं तो इसी को जो है 3 भाग में कहते हैं। एक तो कहते हैं तत्व, तत्व, यौगिक, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, और मिश्रण हो गया, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से बताते चलते हैं, एकदम आराम से जो है सिर्फ देखते रहना, ठीक है। तत्व को यदि हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? एलिमेंट, ठीक है। यौगिक को कंपाउंड, हाँ, मिश्रण को कहते हैं मिक्सर, है ना, MIXTUR, ठीक है, मिक्सर होता है ना, बस वही है। तो ये हो गया तत्व यौगिक मिश्रण। अब देखो यदि तत्व यौगिक हम देखें, तत्व यौगिक, तो इन दोनों को मिला के जो पदार्थ बनता है, या तो इन दोनों से जो बना पदार्थ है, इस पदार्थ को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? क्या सही है कि नहीं? शुद्ध पदार्थ। और ये जो मिश्रण है, मिक्स हो गया ना कोई चीज में, तो ये अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। तो अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? जितना सुनते जाना उतना हजम भी करते जाना है, ताकि याद रहे, तभी तो जो ना कोई फायदा है। तो यदि हम कहें रासायनिक आधार पे 2 भाग में बटा हुआ है, एक तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में देखिए तत्व यौगिक आ रहा है, ठीक है, और अशुद्ध में मिश्रण आ रहा है, क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पहले भौतिक अवस्था में, क्योंकि भौतिक अवस्था पूरा डिटेल से बता चुके हैं। आज रासायनिक अवस्था चल रहा है, तो उसमें सबसे पहला आया तत्व, दूसरा आया यौगिक, और तीसरा आया मिश्रण। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब यहाँ समझना पहले तत्व, तत्व के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये तत्व क्या होता है? देखो तत्व यदि हम देखें तो तत्व बोलेंगे कि, अब देखो तीनों में अंतर है तोड़ने के आधार पर, ठीक है, ध्यान सुनना, तीनों में तोड़ने के आधार पर अंतर है। तत्व टूटेगा ही नहीं, ठीक है, तत्व टूटेगा ही नहीं। यौगिक टूट जाएगा, क्लियर? यौगिक टूटेगा और मिश्रण भी टूटेगा, मिश्रण भी टूटेगा। अब तोड़ने का 2 प्रोसेस होता है, ठीक है, तोड़ने का 2 प्रोसेस पूरा बेसिक बता रहे हैं। और ये अच्छा कंपटीशन बच्चा को पता नहीं रहता है, ठीक है ना, कंपटीशन में जो पढ़ रहा है उसको नहीं पता रहता। तुम लोग यदि अभी से पढ़ लेगा ना तो बाद में एक ही चीज़ याद रहेगा। हाँ देखो कितना याद है अभी तक तुमको मतलब मेमोरी है, तो जो ना याद रहेगा, और जो ना फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब भी जो ना भूल जाएगा तो ये एक क्लास फिर से निकाल के देखना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखें जो तत्व है टूटता है, सॉरी नहीं टूटता है, यौगिक टूटता है, मिश्रण टूटता है। और बताए टूटने का 2 प्रोसेस, ठीक है। तोड़ने का जो ना यदि हम देखें तोड़ने का जो ना, तोड़ने का 2 प्रोसेस है। कितना प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। तो 2 प्रोसेस में एक तो देखो ये भौतिक का, दूसरा रासायनिक। तो एक तो हो गया भौतिक जो ना, क्योंकि ये बना है 2 अवस्था में, तो 2 अवस्था में टूटेगा ना। तो एक भौतिक जो ना यदि हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ सकते हैं, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ेंगे, दूसरा जो हम बोलते जा रहे हैं उसको जो ना बाद में नोट भी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज लिखेंगे नहीं हम। तो भौतिक जो ना प्रक्रिया के द्वारा तोड़ेंगे, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया का मतलब है कि इसको जो ना
किसी भी तरह, जैसे मान लो तोड़ फोड़ के जो ना हथौड़ी जो ना मार के तोड़ दें, या किसी भी तरह भौतिक प्रक्रिया, उसमें जो किसी तरह केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं यदि हम किसी भी प्रोसेस से तोड़ें, ठीक है ना, जिसमें केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं भौतिक प्रोसेस। क्लियर है। दूसरा होता है रासायनिक प्रोसेस। रासायनिक मतलब इसमें कुछ ना कुछ केमिकल डालेंगे, ठीक है, केमिकल डाल के तोड़ेंगे, या तो ऐसा कुछ जो ना प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया जो ना रासायनिक। तो रासायनिक यदि संगठन देखेंगे अंदर से, ये हो गया बाहर से। क्लियर है। भौतिक प्रोसेस बाहर से होता है, रासायनिक यदि देखें तो अंदर से, ठीक है। तो तोड़ने का दो प्रोसेस है। तो दो प्रोसेस में देखो कि ये यदि तत्व को बोले तो ना तो भौतिक अवस्था में टूटेगा, ना ही जो ना रासायनिक प्रोसेस से, ना तो भौतिक प्रोसेस से, ना ही रासायनिक प्रोसेस, मतलब ये टूटेगा ही नहीं। क्लियर हुआ। और यदि हम यौगिक का बात करते हैं, यौगिक, तो यौगिक जो ना टूट जाता है, यौगिक टूट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये भौतिक प्रोसेस से नहीं टूटेगा। यौगिक भौतिक प्रोसेस से नहीं टूटेगा। ये समझने में दिक्कत हो रहा होगा, अभी हो रहा है ना, अभी बताया नहीं है इसलिए जो दिक्कत हो रहा है, अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। देखो यौगिक हम कहें तो यौगिक टूटता है, लेकिन वो भौतिक अवस्था में नहीं तोड़ सकते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या है कि यौगिक में हम देखें तो H2O यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। जल को यदि हम उठा उठा के पटके, ठीक है, तो क्या उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जल ऐसे नहीं टूट सकता। क्लियर है। तो यदि हम जो ना ऐसे देखें तो जो ना, तो ये भौतिक अवस्था तोड़ना होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग करना। लेकिन यदि हम इसको जो ना गर्म कर देते हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं या अलग इसमें कोई प्रोसेस डाल रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि जल जो ना वाष्प में बदल जाए, तो बदलेगा तो हाइड्रोजन जो ना और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ देखेंगे हम कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, यहाँ अभिक्रिया हो रहा है। क्लियर है। तो अभिक्रिया के माध्यम से ये टूट सकता है, लेकिन बिना अभिक्रिया का, ठीक है, चाहेंगे कि हम इस पर हथौड़ी जो ना मार दें या तो ऊपर से पटके हैं, तो इस तरह उस तरह किसी भी तरह ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया जो ना कि ये जो टूटता है, लेकिन वो जो ना भौतिक प्रोसेस से नहीं टूटेगा, रासायनिक प्रोसेस से टूट जाएगा। अभी आगे और डिटेल बताएंगे, ठीक है। मिश्रण, मिश्रण देखते हैं, इसको किसी भी तरह तोड़ देंगे। देखो ये भौतिक प्रोसेस जो है ये तोड़ने का आसान प्रोसेस है। भौतिक प्रोसेस यदि देखें तोड़ने का आसान प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस थोड़ा हार्ड है। ये जो ना आसान प्रोसेस से ही टूट जाता है, मतलब भौतिक प्रोसेस से ही टूट जाएगा। तो इसमें जो ना रासायनिक का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। मतलब मिश्रण जो है उसको भौतिक प्रक्रिया जो ना सरल जो ना भौतिक के द्वारा यदि हम देखें तो इसके द्वारा ही जो ना इसको अलग कर देंगे। ये रासायनिक के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जब ये भौतिक से टूट रहा है तो रासायनिक से टूटना फिक्स है। क्लियर रखना। तो ये देखो तीनों यदि हम देखें तो तीनों टूटने के आधार पर भी जो है, अब यहाँ देखो तत्व का इसी टूटने के आधार पर डिफिनेशन इसका है कि तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है। अब देखो शुद्धतम क्यों बोले, क्योंकि शुद्ध पदार्थ डिफिनेशन बता रहे हैं। पदार्थ जो ना तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ। तत्व वह पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह शुद्धतम रूप क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। ठीक है ना। ये जो टूटेगा ही नहीं, तत्व जो है ना वो नहीं टूटेगा। इतना बात याद रखना। मतलब किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया तत्व को नहीं तोड़ पाते हैं। क्लियर है। तो तत्व यदि हम देखें, अब देखना कि तत्व जो बना है वह परमाणु से मिलकर बना है। किससे बना है? परमाणु से मिलकर बना है तत्व। यदि हम कहें तत्व जो है ना परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यदि हम कहें तत्व का सबसे छोटा रूप क्या होगा, क्या बोलेंगे? परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु होगा। ठीक है। तो आगे देखो, अभी हम लोग जो है तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में थोड़ा सा ही जानेंगे। ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल तीसरा चैप्टर में तत्व यौगिक के बारे में, यदि हम तत्व के बारे में देखें ज्यादा डिटेल यदि देखें तो तीसरा चैप्टर में है। ठीक है ना। यहाँ पर देखें कि तत्व जो है ना वो परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन कैसा परमाणु? परमाणु भी कैसा होना चाहिए? एक जैसा। ठीक है ना। तो सदृश परमाणु। कैसा परमाणु? सदृश मतलब जो एक जैसा हो। सदृश परमाणु। जैसे एग्जाम्पल समझो। ठीक है ना। जैसे यदि हम बोले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व।
ऑक्सीजन यदि तत्व है तो ऑक्सीजन जो बना है वो सिर्फ उसमें परमाणु जो है, ये ऑक्सीजन मान लो कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का जो है मतलब हम एक तत्व बना दिए, ठीक है। यदि हम देखें ये ऑक्सीजन बना किससे, परमाणु से, किसे बना है, परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो यदि हम कहेंगे कि ये परमाणु से मिलकर बना है तो ये सारा परमाणु किसका है, सिर्फ ऑक्सीजन का परमाणु है। ये जो परमाणु है ये सिर्फ ऑक्सीजन का है, मतलब एक ही जैसा सब परमाणु है। ये नहीं कह सकते कि ये परमाणु से भिन्न है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ कि तत्व में एक जैसा परमाणु पाया जाता है, ठीक है, समझ में आएगी ना कि एक जैसा परमाणु से मिलकर बना, मतलब ये जो तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में टोटल ऑक्सीजन का ही परमाणु है, इसमें हम हाइड्रोजन का परमाणु खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला। क्लियर है, तो तत्व एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है। बोले यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यदि हम तत्व के बारे में कहें, तत्व के बारे में तो क्या समझ में आया, सबसे पहले ये समझ में आया तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप, अब वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब ये पूरा स्वतंत्र है, ठीक है, ये पूरा स्वतंत्र है। तत्व जो ना अपने आप में पूरा स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, इसका जो ना ये कोई जो ना किसी से बंधा नहीं है, एक जैसे जो ना परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और तत्व जो ना विभिन्न प्रकार के जो ना परमाणु से नहीं बल्कि एक सदृश परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज जान गए हम लोग कि तत्व परमाणु से मिलकर बना है वो एक जैसा, दूसरा कि तत्व जो ना तत्व को भौतिक रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तत्व के बारे में समझ में आया। एग्जाम्पल में अब देखो तत्व के बारे में यदि एग्जाम्पल देखें तो जितना भी तुम्हारा जो ना पीरियोडिक टेबल तुम लोग जान रहा, आवर्त सारणी, कभी किताब में ऐसे तुमको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है ना, ऐसे करके जो है ना इस तरह देखा है कि ना किताब में, केमिस्ट्री की किताब में तुमको ऐसे मिला होगा और इसमें ऐसे करके लाइनिंग होगा, ऐसे ऐसे करके, उसके बाद ऐसे भी लाइनिंग होगा। अब यहाँ पे जो ना लिखा होगा जो ना ये हाइड्रोजन है, ये जो ना मान लो कि लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन, इस तरह जो तुम्हारा दिया होगा, ठीक है ना, नहीं यहाँ सोडियम होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है ना, उसके बाद कैल्शियम वगैरह, ये आएगा तुम्हारा जो है इस तरह तत्व जो है ना, मतलब कि इसमें सजाया हुआ। आवर्त सारणी जब हम लोग पढ़ेंगे तो 10th में, ठीक है, 9th में नहीं है आवर्त सारणी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये जो ना सजाया हुआ है आवर्त सारणी को, ठीक है। तो आवर्त सारणी में जितना भी सारा जो ना चीज लिखा हुआ है वो सभी तत्व है, क्या है, सभी तत्व। क्या समझ में आया। तो आवर्त सारणी में जितना सारा चीज जो ना लिखा हुआ है वो सारा तत्व है। तो टोटल यदि हम आवर्त सारणी देखें तो अभी तक में जो है 112 तत्व लिखा है, ठीक है, 112 तत्व, ठीक है, जिसमें 93 या 94 ज्ञात है और जो ना कुछ ऐसे ही जो ना अज्ञात तत्व है उसको लिखा गया। कहीं कहीं किताब में तुमको मिल जाएगा 118 और कहीं कहीं किताब में मिलेगा 111, ठीक है ना। तो बहुत जो ना टेंशन है जिंदगी में समस्या है कि नहीं। तो 111, 112, 118 मिलते रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जब भी मिलेगा एक साथ नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्लियर बात। जैसे मान लो ऑप्शन में दिया है निम्नलिखित में कितने जो ना आवर्त सारणी में कितना तत्व है, तो वहाँ 112 देगा या तो 111 देगा या तो 118 देगा। क्लियर। तो ये याद रखना। आवर्त सारणी में बहुत सारा जगह छोड़ दिया है खाली, ताकि वो जो ना तत्व आके जो है इसमें फिर एडजस्ट हो जाए। जब कभी आवर्त सारणी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो अब देखो जितना भी सारा यहाँ पे आवर्त सारणी में है वो सब तत्व है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं तत्वों के बारे में। तो ये जो ले रहे थे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस तरह नियोन, बहुत सारा तत्व है। कितना तत्व लिखे हैं, क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, कैल्शियम, जिंक, टीन, पीबी, शीशा होता है क्या, पारा, Hg, उसके बाद जो ना सोना, Au, चांदी, Ag, समझ में आया। तो ये देखो बहुत सारा तत्व है। कितना लिखेंगे, तुमको कम से कम 2 4 5 जो ना याद रखना है कि हाँ ये तत्व होता है। आगे जब पढ़ेगा ये तुम लोगों को पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, A to Z याद करवा देंगे पूरा अच्छा से। तो बोलो इतना समझ में आया तत्व के बारे में। तत्व के बारे में क्या क्या जाने, 5 बोलो। कि पदार्थ जो ना का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है और वो भी एक जैसा परमाणु। क्लियर हुआ। तो ये याद रखना, ठीक है। तो तत्व के बारे में हम लोग जो ना देख चुके हैं। अब देखते हैं यौगिक के बारे में।
यौगिक जो है ना, अब ये जो बना है ध्यान समझना, यौगिक के बारे में यदि हम देखेंगे तो कहेंगे जो है ना, यौगिक जो है ना 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, ठीक है ना। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, और ये जो मिलता है एक निश्चित अनुपात में मिलता है। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। मतलब यदि हम मिलाएं उसको तो एक फिक्स अनुपात चाहिए, तब बनेगा यौगिक। समझ में आया? तो यौगिक यदि हम देखें तो एक निश्चित अनुपात में मिलता है। दूसरा यौगिक जो ना रहेगा कि यौगिक जो ना पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे हम जो ना भौतिक विधि के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन रासायनिक जो ना प्रक्रिया के द्वारा तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यौगिक कहलाता है। तो यौगिक यदि हम एक एग्जांपल अभी लिए H2O, इसको बोलते हैं हम लोग यौगिक। H2O को क्या बोल रहे हैं? यौगिक बोल रहे हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे यौगिक हैं। जैसे पहले H2O के बारे में समझाते हैं। देखो H2O जो बना है ये बना H2 प्लस O2 से, H2 प्लस O2 से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जो ना मिला, जब आपस में मिला नहीं, मिलाएगा जबरदस्ती, है ना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो ये बना क्या? H2O को कहते हैं जल। क्या कहते हैं? जल। मतलब जो पानी है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बना। पानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, रे नटोरिया तो बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हल्का हल्का। तो ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना? जल बना। तो जल को हम यौगिक कह रहे हैं, तत्व क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये तत्व से मिलकर ही तो बना है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिल गया। और ये भी यदि एक जैसा तत्व रहता तब तुम इसको जो ना मतलब तत्व ही कह देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। हाइड्रोजन का तत्व और जो ना यदि ऑक्सीजन का देखते हैं तो ये दोनों अलग है। यदि तत्व अलग है तो परमाणु भी अलग होगा। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का परमाणु होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु होगा। तो ये दोनों आपस में मिला है तो जल बनाया। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? अब देखो दूसरा गुण क्या है यौगिक का? यौगिक का ये है कि ये जो परमाणु है हाइड्रोजन का, ये जो परमाणु है ऑक्सीजन का, ये दोनों आपस में मिला तो बना दिया जल का परमाणु। क्लियर? किसका परमाणु? जल। अब ये जो जल का परमाणु है, यहाँ पर देखें जल का यदि हम गुण देखते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है। मतलब एक नया ही पदार्थ बन गया। क्लियर है कि ना? एक नया ही पदार्थ बन गया। पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस। अब ये गैसीय अवस्था में है, और जब ये बना तो देखो ये द्रव अवस्था में आ गया। गैस अवस्था में ये है, लेकिन ये दोनों मिला क्या बन गया? द्रव बन गया। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से यदि हम देखें और गुण भी अलग हो गया। अब हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का गुण अलग होता है। ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं। क्या हम जल को सांस के रूप में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्वालिटी भिन्न हो गया। क्लियर है ना? क्वालिटी क्या हो गया? भिन्न हो गया। यदि हम देखें हाइड्रोजन, इसका क्वालिटी अलग था। हाइड्रोजन का प्रयोग हम करते हैं तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना देते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। वनस्पति घी का मतलब डलडा होता है, समझा? तो डलडा बना देते हैं। ये जो ना उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीजन बताए कि ऑक्सीजन जो ना, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग आग जलाते हैं। क्या सही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलाते हैं। देखो इसका क्वालिटी, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग को जला रहा है, लेकिन जब इसको देते हैं बुझ जाता। मतलब यदि जल देते हैं तो जल बुझा देता है। क्वालिटी दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? एक आग लगवा दे रहा था, लेकिन एक अब जो ना जब क्वालिटी दोनों को मिला दिए तो अब देखो क्वालिटी कितना डिफर हो गया है कि ये अब आग को बुझा दे रहा है। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना कि ये जो यौगिक का गुण है वो जिस तत्व से बना हुआ है उससे बिल्कुल भिन्न हो जाता है। क्लियर है? तो उसका मूल जो है तत्व से उसका जो ये गुण देखें तो भिन्न होता है। यहाँ तक में तो समझ में आया कि जल जो ना यौगिक क्यों है? समझ में आया कि ना? जल को हम तोड़ भी सकते हैं रासायनिक प्रोसेस से, अभिक्रिया करा के इसको तोड़ भी सकते हैं। तो इतना बात जो है याद रखना, ठीक है। यौगिक और भी यौगिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिर्फ जल ही नहीं है, हो सकता है तुम्हारे किताब में सिर्फ जल दे, तो ऐसा नहीं कि जल का सिर्फ लेंगे। जैसे मान लो कि HCl है, ये भी एक यौगिक है। HCl क्या है? यौगिक। पढ़ाएंगे ना HCl तुम लोगों को?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये बताए थे ये अम्ल पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में। यदि हम कहें अमाशय में, तो अमाशय में ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पढ़ा दिए, ठीक है। और यदि मान लो कि भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 10th में जाके पढ़ेंगे, 6-7 में भी है। तो ये हो गया HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये प्रबल अम्ल होता है, बहुत ही खतरनाक अम्ल। यदि हम कहें H2SO4, ये क्या है? H2SO4 सबका नाम लिख लेना, आगे तो हम लोग पूरा देखेंगे। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं बैटरी अम्ल। कौन सा अम्ल? तो बैटरी में जो प्रयोग करते हैं वो यही अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। पूछेगा अम्लों का राजा क्या जो ना कौन है? फलों का राजा कौन है? आलू, सॉरी सब्जी, सॉरी आम होता है ना, फल का। हम सब्जी दिमाग में सोचे सब्जी, आप पूछिए फल। तो जो ना फलों के यदि राजा देखते हैं तो आम है, और यदि सब्जियों में देखते हैं तो आलू है। तो उसी तरह अम्लों में कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ आएगी ना? तो ये जो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये एक यौगिक है। अब यौगिक हम क्यों बोल रहे हैं? अब देखो यौगिक इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जल को यौगिक इसलिए बोले क्योंकि जल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। लेकिन यौगिक कहने का एक विशेष अर्थ ये है कि जल को जब भी बनाएंगे तो हाइड्रोजन का 2 अणु लेंगे, क्लियर है, और ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे। मतलब हाइड्रोजन यदि 2 अणु रहेगा और ऑक्सीजन का 1 अणु रहेगा तभी ये जल बनेगा, क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ बताए कि इसका अनुपात निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात क्या हुआ? यदि हम कहें हाइड्रोजन और कहें ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, ये अनुपात हो गया इसका। मतलब ये अनुपात रहेगा तभी जल बनेगा, क्लियर है ना? यदि हम कहें कि हाइड्रोजन नहीं सर, हमको तो मन है कि 3 ले लें और 1 ले लें, तब ये जल बनेगा नहीं, कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा, क्लियर है ना? तो ये जो ना तभी बनेगा जब 2 और 1 के अनुपात में। यदि हम हाइड्रोजन का 8 अणु मिला देते हैं, ठीक है ना, 8 अणु, तो ऑक्सीजन का जो है ना देखेंगे तो पहले ये 8 अणु है, इसका मतलब है कि इसमें 4 से गुना किए हैं, यानी कि हैं, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। इसमें 1 था तो अभी 4 हो गया, तो मतलब कहें तो 8 अनुपात 4 के अनुपात में मिलाएंगे, क्योंकि यदि ये कटेगा तो 2 अनुपात 1 ही आएगा। समझ में आया? तो इसका अनुपात फिक्स होता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है यौगिक में, यौगिक में यदि हम देखें तो जो इसका जो ना अभिक्रिया का एक निश्चित अनुपात होता है, क्लियर है? यौगिक का एक निश्चित अनुपात है। यदि अनुपात निश्चित नहीं रहेगा तो फिर जो है ये नहीं बनेगा, क्लियर हुआ? तो यहाँ देखो, यहाँ है HCl। HCl में देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये 1-1 अनुपात में है। कितना अनुपात में है? 1-1 अनुपात में है, ठीक है। यदि हम यहाँ देखते हैं यौगिक के बारे में, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। तो यौगिक यदि हम देखें तो जैसे जल का देखें H2O, तो इसमें एक निश्चित अनुपात था। अनुपात ये था कि हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है, तो 2 अनुपात में हाइड्रोजन, 1 अनुपात में ऑक्सीजन। यदि हम बनाते हैं जो है ना HCl बनाते हैं, तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन देखें और Cl देखें, क्लोरीन है, Cl मतलब क्लोरीन है ना, तो यदि ये देखते हैं तो ये जो है ना 1 अनुपात 1 में, कितना है? 1 अनुपात 1 में। तो 1 अनुपात 1 रहेगा तभी HCl बनेगा, ठीक है। यदि हम और कोई देखते हैं H2SO4, तो यदि हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है, और यदि SO4 देखते हैं, तो हाइड्रोजन देखो 2 अनुपात में है और SO4 1 अनुपात में है, क्लियर हुआ? तो इस अनुपात में यदि हम SO4 को डायरेक्ट देखें, SO4 को, तो मतलब है कि सल्फर जो ना, सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर का 1 अणु है और ऑक्सीजन का कितना है? 4। बात समझ में आया? भार के अनुपात से निश्चित होता, तुम्हारी किताब में दिया होगा डेफिनेशन, तुम लोग देखो कि भार से एक निश्चित अनुपात होता है उसका, ठीक है। कितना अनुपात होता है? निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात रहेगा तभी ये बनेगा, निश्चित अनुपात रहेगा तभी ये बनेगा, नहीं तो ऐसे जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है जो ना, ये फिक्स है। यदि इसका भार देखें, जल का भार देखो, जल के हम यदि जो ना अणुओं का भार देखें तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का है जो ना तुम्हारा 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का जो ना भार 1 होता है, ठीक है। और यदि दूसरा का देखते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन है 1, लेकिन इसके पास जो ना यदि हम भार देखें तो 16 ग्राम है, ठीक है। तो आगे जाके पढ़ेंगे तो ये देखो, अब यहाँ से घटाएंगे भार के अनुपात में, तो 1 अनुपात 8 निकला, क्या सही है कि नहीं? 1 अनुपात 8 का अनुपात जो ना भार का हुआ। यहाँ हम अणुओं का अनुपात देख रहे थे, यहाँ हम भार का अनुपात देख, क्लियर है? तो जो भी रहेगा वो निश्चित रहेगा, तो निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। समझ में आया? निश्चित अनुपात रहेगा तो यौगिक बनेगा। अब ये याद रखो कि यौगिक हम कहें किसको, क्लियर है? कैसे हम पहचानेंगे?
तो वो सारा चीज जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला है, जिसका सूत्र है, जिसका हम सूत्र जान रहे हैं, वो सब जो ना यौगिक है। जैसे मान लो चीनी का सूत्र जानते हैं, चीनी का सूत्र जानते हैं, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12O11H22 यही होता है। यदि हम देखें चीनी का सूत्र है तो इसका मतलब है कि चीनी एक यौगिक है, चीनी एक यौगिक है। यदि हम कभी सूत्र नहीं जाने, ठीक है ना, तो ये नहीं बोल देंगे कि ये यौगिक नहीं है, क्योंकि हम तो सूत्र नहीं जानते हैं। तो तुम्हारे सूत्र जानने से मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब देखना कि किताब में है और जो हमको याद नहीं है, तो ये नहीं कि याद नहीं है तो सूत्र नहीं है। फिटकरी का भी सूत्र होता है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा वस्तु है जो हम जानते नहीं है लेकिन उसका सूत्र होता है, तो वो सब भी यौगिक है, ठीक है ना। वो सब क्या है? यौगिक है। यदि हम जिसका सूत्र नहीं निकाल पाए, जिसका सूत्र होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसको मिश्रण कहेंगे। क्लियर हुआ? उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्या ये समझ में आया? तुम्हारे किताब में इसका डिफिनेशन देखो, यौगिक का डिफिनेशन क्या दिया है कि यौगिक जो ना, यौगिक देखें तो पदार्थ का जो ना शुद्धतम रूप है, ठीक है ना, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है ना। तत्व में यदि हाँ रासायनिक जो ना मतलब उसमें प्रोसेस दे दिया है, ठीक है। तो यदि देखें भार का एक निश्चित अनुपात है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे अणु का, मतलब जो तत्व है इसका, तत्व का, और यहाँ देखें भार का। तो ये भार का एक निश्चित अनुपात होता है, तो भार देखेंगे एक निश्चित अनुपात होता है। यदि देखें 1:8 में इसका भार होगा तो इतना ही हमेशा रहेगा। इससे यदि इस अनुपात से यदि जो ना हट गया तो फिर जो ना ये जल नहीं बन पाएगा। क्लियर है ना? क्या ये समझ में आया? अब देखो हम लोग बात करते हैं मिश्रण का, ठीक है, मिश्रण का, ठीक है। तो मिश्रण का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, अब यहाँ देखो तत्व आ गया और यौगिक दोनों आ गया, किताब में डिफिनेशन मिलाना, ठीक है, कि जब 2 या 2 से जो ना अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, मतलब इसमें तत्व भी मिल सकता है या यौगिक भी मिल सकता है। तो तत्व या यौगिक मिलाएं और जो किसी भी अनुपात में मिले, क्लियर है ना, वो किसी भी अनुपात में मिल जाता है। यदि हम कहें मिश्रण, तो देखो बोल रहा है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। क्लियर हुआ? तो इसको कहते हैं मिश्रण। तो 2 या 2 से यदि अधिक तत्व यदि मिलाते हैं या यौगिक मिलाते हैं, वो किसी भी अनुपात में मिलाएंगे। जब किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो ना कोई सूत्र नहीं होगा। किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो सूत्र होगा क्या? नहीं होगा। तो मिश्रण में जो ना कोई सूत्र नहीं होता, इतना बात याद रखना, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे हम बोले कि जो ना मिश्रण में हाँ जैसे वायु है, ठीक है ना, तो वायु भी एक तरह का मिश्रण है, ठीक है, इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है। क्लियर रखना। यदि हम देखेंगे जो ना, जैसे देखो दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं, खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। यदि हम देखें तो ये मिश्रण है। यदि हम बालू देखते हैं, बालू, ठीक है ना, वो भी एक तरह का मिश्रण है, बहुत सारा तत्व उसमें रहता है। लेकिन क्या हम बालू का फार्मूला कभी देखे? नहीं। खिचड़ी कोई फार्मूला होता है? नहीं। जैसे घर में कह दिया आज खिचड़ी बना लेना, कौन फार्मूला बनाएंगे? क्या ये कभी पूछते हैं? नहीं, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो ये जो ना जिसका कोई फार्मूला नहीं है उसको हम लोग मिश्रण करें। क्या करें? मिश्रण करें। मतलब यहाँ पर किसी भी अनुपात में चल रहा है, कोई मतलब ये कोई जान पहचान नहीं है इसका, ठीक है ना। कोई बच्चा भी आके मिला दे तो बन जाएगा। जैसे हम जो ना मान लो कि जो ना मिश्रण में देखें तो शरबत बना रहे हैं, ठीक है, शरबत बना रहे हैं। तो यदि कह दिया किसी बच्चा को भी कह देगा ये शरबत बनाओ तो बना देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है। जितना मन हुआ जो ना उतना दे दिए, जो ना चीनी है जितना मन हुआ उतना पानी ले लिए, मिला दिए, बना दिए शरबत। क्लियर है? अब उसमें हो जाए कि कभी मीठा ज़्यादा हो जाए, कभी मीठा कम होता है, लेकिन है तो मिश्रण ही। क्लियर है ना? मिश्रण जैसे मान लो कि तुमको जो ना बालू और चावल मिलाने बोले, अरे तुमको बालू और चावल मिलाने बोले तो क्या पूछेगा? सर जो ना इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे मिलाइए बोला, कैसा पूछेंगे? नहीं, बालू और चावल मिलाना है, दीजिए ना, मिलाते हैं तुरंत। एक मुट्ठी बालू ले लिए, एक मुट्ठी चावल ले लिया, दोनों मिला दिए। अब बोले फार्मूला क्या हुआ? कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला बनेगा? नहीं, कोई फार्मूला नहीं। क्लियर है? यदि हम देखें जो ना कीचड़, क्या कीचड़ का कोई फार्मूला है कि इतना अनुपात में पानी रहेगा तभी कीचड़ बनेगा? क्या ऐसा है? नहीं। तो ये सारा चीज जो ना यदि हम देखें बिना अनुपात का रहता है तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे।
तो मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। जब अनुपात नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं है। जब अनुपात नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं है। यौगिक का निश्चित अनुपात है तो फॉर्मूला है। और इसमें तो बेचारा ये अकेले क्लियर हुआ। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई तरह का दिक्कत ठीक। तो हमको लगता है कि तुम लोग जो ना, अब देखो यौगिक का यदि हम गुण देखें, यौगिक का कुछ गुण होता है, अभी जो हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला यौगिक का गुण देखेंगे कि ये जो ना भौतिक प्रोसेस के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। यौगिक भौतिक प्रोसेस से नहीं तोड़ा जा सकता। तुम लोग लिख भी सकता है बाद में, ठीक है ना। तो यौगिक यदि हम देखें तो भौतिक प्रोसेस के द्वारा नहीं तोड़ पाएंगे। दूसरा यदि देखेंगे यौगिक दो या दो से जो ना अधिक तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। और ये अलग अलग तत्व हो सकता है। और यदि इसमें देखेंगे, इसमें जो कण है या तो इसका जो ना यदि हम परमाणु देखेंगे तो क्या एक जैसा परमाणु है इसमें? नहीं। यौगिक में अलग अलग परमाणु होगा। परमाणु कैसा होगा? अलग अलग। क्योंकि यदि हम ऑक्सीजन मिलाए हैं, हाइड्रोजन मिलाए हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु जो ना एक जैसा है, ऑक्सीजन का एक जैसा है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। क्लियर है ना? दोनों का परमाणु अलग अलग है। तो क्या जल का परमाणु एक जैसा होगा? जल का परमाणु अलग अलग है। अगला बात कि यौगिक जो है, यौगिक का जो गुण है वह मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। अभी समझा दिए। ये देखो, यदि हम कहें कि हाइड्रोजन का जो गुण है क्या ऑक्सीजन के गुण से मिलेगा? नहीं। एक तो यही भिन्न है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो क्या ये जल का गुण क्या हाइड्रोजन से मैच करेगा? क्या जल का गुण ऑक्सीजन से मैच करेगा? नहीं। ये अलग ही, इसका जो गुण है वो अलग गुण हो गया। क्या समझ में आया? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना, उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद यदि हम कहें यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो यदि हम देखें तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक तुम लोगों को हाँ निश्चित होता है ना, क्योंकि निश्चित अनुपात में मिला है तो इसका द्रव्यनांक क्वथनांक भी निश्चित होगा। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में होगा। उच्च तो होगा ही, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होगा। ठीक है ना, कि इसको एक निश्चित अनुपात में ही, जैसे मान लो कि जो ना एक निश्चित अनुपात क्या होता है, जैसे मान लो जल, ठीक है, जल को यदि तोड़ना है, ठीक है, तो जल के लिए एक निश्चित अनुपात है कि जल तभी जो ना टूटेगा, जैसे मान लो जल जो ना जब हम अवस्था को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, द्रव में है, अब इसको जो ना गैस में बनाना, तो इसको तब तक जो ना गर्म करेंगे जब तक इसका एक निश्चित जो ना मतलब टेम्परेचर ना मिल जाए। क्लियर है? तो टेम्परेचर मिलेगा, जैसे मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो जल जो ना भाप बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? जब पानी है, पानी को जब खौलाते रहेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो जो ना भाप बन जाएगा। तो भाप जो बन रहा है, ठीक है ना, तो एक निश्चित अनुपात में बना। क्लियर है? मतलब एक उसका एक फिक्स टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तभी वो भाप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो पानी सिर्फ जो ना मतलब कि जो है मान लो गर्म होते रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तैसे वो जो है ना उड़ जाएगा ना, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है इसका एक निश्चित अनुपात है, ठीक है ना, मतलब इसका निश्चित अनुपात है। यदि हम देखें द्रव्यनांक और क्वथनांक का, द्रव्यनांक और क्वथनांक का, बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? यौगिक में बहुत सारा जो ना तुम्हारा पॉइंट जो कि हम बता दिए, ठीक है, कुछ पॉइंट जो है किताब में भी होगा, उसको भी देखना। और यदि मान लो कि पॉइंट तुम्हारे किताब का समझ में नहीं आता तो तुम लोग अभी पूछ के जो ना मतलब बोल के जो ना पूछ सकता, बोलो यदि कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो, यौगिक जो ना यदि याद याद यौगिक एक जो ना समांगी पदार्थ होता है। कैसा होता है? समांगी पदार्थ। अब ध्यान सुनो, समांगी मतलब बताए थे कि इसका जो ना कण तुमको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो कि इसमें जो ना यदि कण मिला दिए, यौगिक का कण मिला दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कण मिला दिए, क्या पानी में तुमको दिखता है कि अच्छा ये देखिए हाइड्रोजन है सर और ये ऑक्सीजन है, क्या अलग होता है? नहीं। क्या दिखता है उसमें? नहीं दिखता। तो वही बोल रहा है कि जो यौगिक है वो पूर्णतः समांगी है। कैसा? समांगी है। और इसका घटक जो है किसी भी तरह तुमको नहीं दिखेगा। जैसे तुम्हारे किताब में एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हाँ भाई हमको तुम्हारे किताब में एक एग्जाम्पल है जो ना, एक तो लोहा, हर जगह वो लोहा मिलाया है और दूसरा गंधक मिलाया, ठीक है। तो लोहा को हम लोग जो ना देखें गंधक के साथ मिलाया, गंधक को कहते हैं सल्फर। क्या कहते हैं? सल्फर। तो ये लोहा को मिला रहा है गंधक के साथ, ध्यान समझना, लोहा और गंधक को मिला दे रहा है, ठीक है ना, सल्फर को मिला दे रहा। तो ये बना रहा फेरस सल्फाइड। क्या बना रहा? FeS, ठीक है, फेरस सल्फाइड। अब ये फेरस सल्फाइड का ये गुण देख रहा है, देखो
यहाँ से लोहा का गुण, यहाँ से सल्फर का गुण और यहाँ से फेरस सल्फाइड का गुण। अब ये फेरस सल्फाइड में माइक्रोस्कोप से भी देखेगा तो उसको लोहा का कण और सल्फर का कण जो है अलग अलग नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, वो सिर्फ जो है फेरस सल्फाइड का कण मिलेगा। अब यहाँ देखो लोहा का अलग जो है गुण होता है, सल्फर का गुण अलग होता है, अब फेरस सल्फाइड का गुण बिल्कुल भिन्न हो गया। क्लियर ना, बिल्कुल अलग हो गया। तो वही बोल रहा है कि इसमें यदि हम देखें तो इसका जो संगठन है जो फेरस सल्फाइड फेरस और सल्फर से बना है, तो इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, अलग देख ही नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे कि इसमें फेरस है सल्फर है। हम माइक्रोस्कोप भी लगा जो है ना जल में और खोजने का कोशिश करें कि यही जो ना हाइड्रोजन है और यही ऑक्सीजन है, तो नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो ना एक सामान्य पदार्थ है। क्लियर है ना, सामान्य है, इसके घटकों को हम किसी भी तरह से देख नहीं पाएंगे, ठीक ना, वो एकदम अच्छा से जन मिलाता है। और कोई पॉइंट है? देखो हम पॉइंट पढ़ के सुना दें। सबसे पहला पॉइंट दिया है यौगिक का, कि यौगिक के अवयवी जो ना तत्वों को किसी भी भौतिक या जो ना यांत्रिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा दिया है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या बता दिए कि नहीं, यौगिक का जो गुण होता है वो अवयवी तत्व के गुण से भिन्न होता है। ये जल का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है। तीसरा दिया है किसी यौगिक के बनने में उष्मा या जो ना प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। मतलब कि यौगिक कभी बनाएंगे कुछ ऐसा अभिक्रिया होता है जिसके लिए जो ना उष्मा देना पड़ता है, कुछ ऐसा अभिक्रिया है जो उष्मा स्वतः छोड़ देता है। क्लियर है? तो ये अभिक्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे कि उष्मा का जो ना उत्सर्जक यदि हम कहें तो एक होता है अवशोषक, एक होता है उत्सर्जक, ठीक है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो उष्मा लेता है उसको अवशोषक कहते हैं, जो छोड़ता है उसको उत्सर्जक कहते हैं, ठीक है ना, जो उत्सर्जन करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है यौगिक में जो ना उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होता है। तो अभी जस्ट बताया कि यहाँ जो ना यदि हम दो अणु देखते हैं और एक अणु जो ना ऑक्सीजन का, ये भार के अनुपात से एक निश्चित अनुपात में रहेगा, भार के जो ना दृष्टि से, तो ये एक निश्चित अनुपात में रहेगा। मतलब 1:8 में ही तुमको हमेशा मिलेगा जो ना। यदि जल देखें तो जल में जो भार का अनुपात है वो 1:8 में तुमको हमेशा दिखेगा। क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है 5वां पॉइंट कि यौगिक का द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित होता है। क्लियर है? कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है कि जल है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ना उबलता है, और यदि वो पिघलने का मतलब कि जमने का बात बोल रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आगे बोल रहे हैं यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान होता है। ठीक है, ये बात सही है, कोई दिक्कत? तो इतना बात समझ में आ जाना चाहिए। और मिश्रण का भी देखिए, जो इसका है उसका जस्ट जो ना उल्टा देंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना। मिश्रण देखो, सबसे पहले मिश्रण यदि हम देखें तो ये 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से मिश्रण बना है। ठीक है, तो मिश्रण यदि हम देखें तो ये सरल यांत्रिक विधि के द्वारा या भौतिक प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि चावल में जो है ना मिल गया जो है ना कंकड़, क्या हम चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते हैं ना। तो चावल में कंकड़ मिल जाए, ठीक है ना, तो ये हम प्रोसेस अलग कर सकते हैं। अगर मान लो कि जो है ना पानी में जो ना मिट्टी का कण मिल जाए, उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो ना भौतिक प्रोसेस है, ठीक है ना, यांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम जो ना आसानी से अलग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा मिश्रण है जिसको हम जो ना मतलब बिना किसी जो ना यंत्र का ऐसे ही अलग कर देंगे, तो उसी को करते हैं, क्योंकि वो निश्चित अनुपात में नहीं है। क्लियर है? तो मिश्रण समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि तीनों को एक प्रोसेस में समझाए, देखो एक प्रोसेस में तत्व देखते हैं तो ये सिंगल होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई चीज का मिक्सचर नहीं है। क्लियर रखना, किसी भी तरह का ये जो ना किसी को लेके नहीं बैठा, ये सिर्फ अपना परमाणु लेके रहता है। तत्व जो ना सिर्फ अपना परमाणु लेके रहता है, लेकिन क्या यौगिक अपना परमाणु लेके रहा? नहीं। ठीक है ना। यदि हम जो ना दैनिक जीवन में देखें तो तत्व जो ना वो सिंगल है। क्लियर है? सिंगल है तो स्वतंत्र, सिंगल है तो स्वतंत्र है, फ्री है पूरा। क्लियर है? ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये खुद जो ना सेल्फ डिपेंड है, मतलब खुद, जैसे हम लोग देखे थे जो ना स्वपोषी हो गया, परपोषी हो गया। पौधा स्वयं जो ना खाना बना सकता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन पौधा पर निर्भर दूसरा रहता है। दूसरा जीव जंतु जो ना अपना भोजन नहीं बना पाता है, वो उस पर निर्भर रहता है। क्लियर है? यदि हम कहें तो तत्व जो ना वो सिंगल है, ठीक है ना। अब सिंगल नहीं, कभी सुना होगा सिंगल जो ना मतलब लाइफ इज बेस्ट लाइफ। क्लियर है ना, वही सिंगल लाइफ है। तो तत्व का लाइफ में कोई तरह का टेंशन नहीं है, तो तत्व देखें तो यहाँ सिंगल है। दूसरा देखो यौगिक, यदि यौगिक के बारे में देखें
तो यौगिक डबल है, ट्रिपल भी हो सकता है। मतलब यौगिक शादीशुदा है ना, यौगिक क्या है, ये शादीशुदा बेचारा। तो अब देखो यदि कितना बुखार था, बोला हमको बुला का ही थोड़ी सी बहुत जो है ना दिक्कत है इसकी। आया देखो ये है शादीशुदा है ना, शादीशुदा, ठीक है। तो यदि हम कहें तो इसका जो शादी हो गया यौगिक का, क्योंकि यौगिक का एक निश्चित अनुपात है, एक इसका जो ना निश्चित नाम है, क्लियर रखना, निश्चित अनुपात है। और मिश्रण का कोई खास जो है योगदान नहीं है, ये किसी के साथ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ यदि हम देखें तत्व के बारे में, तत्व यहाँ बोल रहा है सिंगल रहना ठीक है, सिंगल रहना ठीक है, कोई तरह जो ना जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। यौगिक बेचारा बंधा गया, यौगिक बंधा गया, इसको खुट्टा में बांध दिया गया, ठीक है। तो सिंगल जो ना है कोई दिक्कत नहीं है। कभी देखना जो ना मतलब ये जो ना यदि हम कहें सिंगल तो इसको कोई तरह का जो दिक्कत नहीं होता, ठीक है। कोई लड़का अभी शादी नहीं किया है तो उसको कहीं भी बुला लो चले आएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, घर में सिर्फ पूछेगा उस पर चलेगा। लेकिन जो शादी कर लिया है, ठीक है ना, उसका बहुत जना दिक्कत है कि नहीं। बोल दे कि चलो यहाँ तो पहले पूछेगा जाए कि नहीं जाए, ठीक है ना, नहीं जाना है दोस्त तब खराब होता है कि ना, दोस्त बिगाड़ता। तो यहाँ जो ना इसको नहीं जाने देगा। ये है मिश्रण है ना, तो यहाँ पर यदि मिश्रण देखें तो इसका अलग ही बॉन्डिंग चल रहा है। ये शादीशुदा नहीं भी है तो पर भी शादीशुदा लगेगा, क्लियर रखना। ये नहीं है, यहाँ देखो इसका आधार कार्ड है कि ना, यदि ये किसी को लेके घूम रहा है तो बता देगा हाँ मेरी पत्नी है। तो यहाँ एक रिलेशन आ रहा है पत्नी का, यौगिक के साथ क्या मिल रहा है, पत्नी। यहाँ पे बेचारा कुछ है ये नहीं है, सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ है ना। तो यहाँ हो गया, यहाँ इसके साथ पत्नी है, यहाँ इसके साथ पत्नी नहीं है तो पर भी है, लेकिन इसका कोई आधार कार्ड नहीं है, इसका आधार कार्ड है, इसका आधार कार्ड नहीं है। तो जिसका आधार कार्ड नहीं है तो उसी का जन यहाँ नाम रहता है बाबू, सोना, जानू, मानू है ना। तो ये सारा जो है ना यदि देखा तो वो मिश्रण है। तो जो है ना यहाँ कर रहा है बाबू, सोना, जानू, मानू, तानू, ठीक है ना, तो ये सब मिश्रण में है। अब मिश्रण तुमको कहीं कहीं दिख जाएगा, क्लियर रखना। अब तुमको समझ में आएगा कि कोई पति आ रहा है तो समझ जाएगा अच्छा ये मिश्रण है, अपने आप का समझना हम तत्व है, क्लियर। घर में जितना देखेगा ये सब यौगिक है, सब यौगिक तुमको अब जो ना रोड में पहचान में आ जाएगा कौन यौगिक है, कौन तत्व है और कौन मिश्रण, क्लियर ना। तो मिश्रण लग देखना हेडफोन लगा रहेगा कान में और सब्जी लेने आए हैं, 4 धाप में पहुंच जाएंगे घर पे, ठीक है। तो ये हो गया जो ना ये मिश्रण हो गया, क्लियर रखना। तो मिश्रण यौगिक और तत्व, क्या समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है। सिंगल कौन है, क्या तत्व किसी से अभिक्रिया करता है, नहीं करता है, क्लियर रखना। मतलब उसके साथ और जो ना कोई अन्य तत्व जो ना परमाणु नहीं है, सिर्फ एक ही परमाणु है, क्लियर है। यौगिक 2 या 2 से अधिक, हाँ शादीशुदा, देखो उसको कॉन्सेप्ट याद रह गया, ठीक है। यौगिक शादीशुदा है ना, और जो शादीशुदा नहीं है वो मिश्रण है। लेकिन जिसके पास ये है तभी मिश्रण है, क्लियर है ना। और नहीं रहेगा तो फिर वो आएगा तत्व। समझ में आया, बोले यहाँ तक मैं कॉन्सेप्ट समझ में आया। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हाँ देखो। तो ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट इसीलिए बता दिए क्योंकि यदि हम तत्व देखते हैं तो वो सिंगल रहता है, ठीक है ना। सिंगल है तो वो पीरियोडिक टेबल में तुमको सारा सिंगल दिखेगा, कहीं किसी के साथ कोई लेके नहीं घूमेगा। यहाँ पर लेके साथ घूमेगा लेकिन उसका एक रिलेशन है, क्लियर रखना, कि पति पत्नी है, क्लियर है। तो यहाँ पर लेके घूमेगा तो एक निश्चित अनुपात है, एक निश्चित अनुपात है। यहाँ इसी को लेके घूमेगा, किसी को भी लेके नहीं घूमेगा। और यहाँ कोई निश्चित अनुपात नहीं है, आज इसके साथ दे सकता है तो कल सोना के साथ देखेगा, ठीक है। मतलब कि कभी कभी जो ना देखना मोबाइल में जो ना सेव करता है नंबर, वहाँ लिखता है माई लाइफ। उस दिन हम जा रहे थे और देखे कि एक लड़की का कॉल आ गया, उसमें लिख रहा माई लाइफ, ठीक है। एक दूसरा कॉल आया माई लव मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, लाइफ लाइन उसका कुछ नहीं होता, क्लियर है कि नहीं। तो वो मिश्रण क्वालिटी में आता है, ठीक है। ये किस में आएगा, मिश्रण। मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात है नहीं है। यौगिक का है, यौगिक है कि नहीं है, क्लियर है कि ना। और तत्व का है नहीं, तत्व का कुछ है ही नहीं। तो ये जो तत्व यौगिक मिश्रण आज पूरा जो है कॉन्सेप्ट हमको लगता है समझ में आ गया होगा। और इसको जो कॉपी में अच्छा से नोट करके याद करके भी आना है, ठीक है। नोट भी कर लेना और याद भी कर लेना। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय भारत।